हेलो गाइज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमसे भी जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अपने जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी भाइयों एवं बहनों से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी केमिस्ट्री यानी साइंस से जो भी प्रश्न रहेंगे मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो दोस्तों, आज मैं धातु और अधातु के बारे में बताऊंगा। धातु और अधातु के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। आप लोग क्लास 8 से यानी 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। यानी धातु और अधातु में दो प्रकार के गुण हो जाते हैं, ठीक है। एगो पहला होता है एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण होता है। पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण है, ठीक है। इसी के आधार पर क्वेश्चन बनाया जाता है। जो भी हमारे आज के पीरियोडिक टेबल है उसमें धातु और अधातु है, ठीक है। और उसमें कुछ उपधातु भी है। उपधातु की संख्या 7 होती है, ठीक है। उपधातु की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन खींची हुई रहती है उसी को हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक ना। शुरू करते हैं दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें। हम आपको आज पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन को लेकर आऊंगा और आप लोग को जो भी इससे क्वेश्चन उठता है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एक एक करके सभी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? अधातु है, देखिए तो इसमें हो जाएगा सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ठीक है। ये सभी है। एक देखिएगा इसका मतलब परमाणु संख्या जो है बाह्यतम कक्षा में, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। यानी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 परमाणु रहते हैं, ठीक ना। और बाद बाकी जितने भी 3 से ज्यादा हो जाते हैं सब अधातु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधातु हो जाते हैं, ठीक है। उस आधार पर आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो ये कार्बन हो जाएगा C, कार्बन की परमाणु संख्या 6। इसको अगर अष्टक नियम पर तोड़ेंगे मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर तोड़ेंगे तो पहला कक्षा में 2 गो भर जाएगा और दूसरा कक्षा में 4 गो, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको कभी नहीं होगा, ठीक है। ये अधातु हो जाता है। क्या हो जाता है? अधातु हो जाता है, यानी ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है इसमें, इसीलिए अधातु हो गया, ठीक है। सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम का परमाणु संख्या हो जाता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 11। और जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा तो 2, 8 और 1, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया इसको? तो 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया यानी कि यह त्याग करेगा। धातु हमेशा धनायन होता है। क्या होता है? धनायन होता है, ठीक है। यह हमेशा त्याग करने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक ना। उसी प्रकार कैल्शियम और एल्युमिनियम भी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों धातु है, ये तीनों धातु है और ये अधातु हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा उपधातु है? कौन सा उपधातु है? तो उपधातु बताए थे इसकी संख्या कितना होती है? 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा में हो जाएगी, ठीक है। उसमें जर्मेनियम, सबसे ज्यादा जर्मेनियम का क्वेश्चन पूछा जाता है जर्मेनियम से, ठीक है। जैसे कि जिंक धातु हो गया, कैल्शियम भी धातु हो गया और कार्बन अधातु। अभी तुरंत 1 नंबर क्वेश्चन में बताए थे, ठीक ना। कैल्शियम, कार्बन, जिंक, ये सभी धातु अधातु हो गए। और बीच में जो बच गया जर्मेनियम, ये हो गया उपधातु, उपधातु या अर्धधातु, ठीक है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व क्या हो सकता है? तो सबसे पहले समझिए, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है और लोहा है, ठीक है। तो लोहा है तो इसमें कौन हो जाएगा? तो पानी में देखिए, पानी में जो घुल जाता है वो होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। दूध में भी मिला होता है कैल्शियम अधिक मात्रा में, याद रखिएगा, ठीक है। कार्बन हो गया, कार्बन अधातु होता है, लोहा धातु होता है, सिलिकॉन ये अधातु होता है, उपधातु होता है, सॉरी उपधातु होता है, ठीक है। सौर सेल में सबसे ज्यादा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्यों? यानी लेप जो होता है जिंक के जगह यानी जेड एन के जगह टीन का परत चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? तो देखिए जिंक जो है तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है।
वायु से, लेकिन टीन जो है अभिक्रिया करने में इसको समय लग जाता है। क्या हो जाता है? समय लग जाता है, ठीक ना। यानी तो क्या हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु मतलब कि जिंक जो है सबसे अधिक, मतलब टीन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। क्या होता है? चांदी सबसे ज्यादा, ठीक है। महंगा था इसीलिए इसका प्रयोग तार के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। यहां हो गया कॉपर, यह भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, फेरम भी धातु है, ठीक है। लेकिन सबसे महंगा आ जाता है, क्या हो जाता है? तो अर्जेंटम, अर्जेंटम, ठीक है। इसका लैटिन नाम से लिया गया है अर्जेंटम से, ठीक है। फेरम इसका भी लैटिन नाम है। एल्युमिनियम ये तो इंग्लिश का नाम है। क्यूप्रम ये भी लैटिन नाम से लिया गया है, ठीक है। क्यूप्रम, अर्जेंटम, फेरम ये सभी लैटिन नाम से लिया गया है तीनों, ठीक है। ये तीनों जो है लैटिन नाम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? उपधातु है। उपधातु की संख्या कितनी है? तो उपधातु की संख्या कितनी है? तो 7 है। उपधातु की संख्या 7 है। तो एक हो गया जर्मेनियम, दूसरा हो गया सिलिकॉन, तीसरा हो गया एंटीमनी, यानी एंटीमनी, ठीक है। एंटीमनी Sb। पित्तल, पित्तल क्या है? तो पित्तल मिश्र धातु है। पिताजी, पिताजी, ठीक है। पिताजी, पित्तल जो बनता है मिश्र धातु है तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से, तो से तांबा, जौ से जस्ता, ठीक है। तांबा और जिंक से मिलकर बनता है पिताजी, यानी पित्तल। क्या बनता है? पित्तल मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु का गुण धातु और अधातु से बहुत ज्यादा बढ़कर होता है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन होता है? तो जो अधिक मात्रा में आयन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। तो आपको हो जाएगा, देखिए इसमें ग्रहण करने की क्षमता किसमें है? तो कैल्शियम क्लोराइड में। कैल्शियम क्लोराइड में देखिए Cl पर माइनस चार्ज होता है। Cl पर माइनस चार्ज होता है, यानी ऋणायन होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ये आपको हो जाएगा गोल्ड, सोना। सोना कभी भी ऑक्सीजन से संयोग करता ही नहीं है, इसीलिए मुक्त रूप में पाया जाता है सोना। क्या पाया जाता है? सोना, ठीक है। कभी अभिक्रिया नहीं करता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, 24 कैरेट में, लेकिन इसका कोई आभूषण नहीं बनाया जाता है। कोई आभूषण नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो कितना कैरेट का बनता है? तो 22 कैरेट या 24 कैरेट का बनता है। 22 कैरेट या 20 कैरेट का बनता है, ठीक है। 2 कैरेट या 4 कैरेट इसमें अन्य पदार्थ कॉपर या एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। तो आपका हो गया शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अधातु है, तो अधातु में ब्रोमीन आता है और धातु में पारा आता है। तो धातु के द्रव अवस्था में रहता है, तो इसमें हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु है, कमरे तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। अधातु में अंतर यही रहता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं। सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। जो सोल्डिंग वोल्डिंग का काम करने के लिए काम में आता है, ठीक है। मिश्र धातु होता है जो अधिक उच्च गलनांक होता है उसका। निम्न से किसे चाकू से काटा जाता है? सोडियम को। किसको? सोडियम को और लिथियम को। सोडियम को और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, यानी काटा जा सकता है, ठीक है, सोडियम और लिथियम को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा तुरंत अभिक्रिया कौन कर लेता है? तो इसमें कॉपर हम बताए, कॉपर जो है तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। कॉपर तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। क्यूप्रम आपका हो जाएगा A। औरम तो कभी करेगा नहीं। चांदी बहुत कम करता है। हाइड्रोजारम तो करता ही नहीं है, ठीक है। अब है आगे निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? अधातु जिसमें ऋणायन यानी ग्रहण करने की क्षमता होती है वो ऋणायन होता है। क्या होता है? ऋणायन होता है। तो इसमें देखिए फेरम हो जाएगा, एल्युमिनियम, औरम, ये सब धातु है और ये अधातु है। क्या है? अधातु है। कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? तो अधातु है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसी को दोबारा रिपीट कर दिया है, यह अधातु है, ठीक है। दोनों का ऑप्शन हो गया।
सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो उपधातु है। सिलिका क्या है? सिलिकन क्या है? तो उपधातु है। सिलिकन SI सिलिकन क्या है? उपधातु है। इसका प्रयोग मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। क्या इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा सक्रियता श्रेणी हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होते हैं वह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ रहता है, उसमें हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन के ऊपर धातु रहता है, धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या होते हैं? तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धनायन होते हैं। धातु के परमाणु धनायन होते हैं। कैसे होते हैं? धनायन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? धनायन होते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है? धातु के ऑक्साइड। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI क्वेश्चन है ये, आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन फंसाने वाला VVI है कि सभी एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, चाहे NTPC हो चाहे रेलवे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल में ये अक्सर पूछे जाते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु है तो उल्टा हो जाएगा, क्षारीय हो जाता है। अधातु तो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, ठीक उसके विपरीत हो जाता है। धातु है तो क्षारीय, अधातु है तो अम्लीय हो जाता है। चलिए, इतना क्वेश्चन मेरा पूरा हो चुका है आज। हम फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि हम आप लोग के लिए हमेशा एक नए वीडियो आप लोग के लाते रहें। केमिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव, जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, मैं आप लोग के लिए एक करके। धातु के ऑक्साइड सामान्य तक कैसे होते हैं? तो ये धातु, देखिए धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं, जैसे मैंने बता चुका हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह कौन सी है? तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि है, तो चुंबकीय अशुद्धि चुंबकीय पृथक्करण विधि से ही अलग होगा। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण से ही अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो फेन प्लवन विधि द्वारा। किसके द्वारा? फेन प्लवन विधि द्वारा। ठीक है, जैसे हाथ से चुनकर भी निश्चालन निस्तापन ये तीनों विधि है, लेकिन फेन प्लवन विधि द्वारा ही सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 23। एल्युमिनियम कौन? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु है आपका जर्मन सिल्वर नहीं, मैग्नेलियम। क्या है? मैग्नेलियम हो जाएगा एल्युमिनियम का मिश्र धातु, मैग्नेलियम। ठीक है, 24 नंबर है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट। उसके बाद है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर, तो कॉपर जो है उसका निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? कॉपर पाइराइट से किया जाता है। ठीक है, कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से किया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, मतलब बहुत जल्दी गल जाता है? तो इसमें आपको हो जाएगा एल्युमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है और फेरम है। तो आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, धातु है। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक मतलब जिसमें सल्फर को गंधक कहा जाता है, इसीलिए H2SO4 को गंध का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, सल्फर के कारण ही उसको क्या बोलते हैं? गंध का अम्ल कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, S8 के रूप में
पाया जाता है, ठीक ना। अब है साधारण यानी फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो P4 फास्फोरस और S8 जो रहता है सल्फर का यानी गंधक का आणविक रूप में के रूप में रहता है। सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुले जाते हैं, तो सोना जो है अम्ल राज में घुले जाते हैं, अम्ल राज, जिसमें HNO3H3Cl ये अनुपात में रहता है 1:3 में, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रहता है, ठीक है। तो जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना रहता है, तो 3 अनुपात में रहता है और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में रहता है, ठीक है। ACl का 3 भाग, नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग, इसका अनुपात होता है अम्लराज में, ठीक है। उसमें सोना घुल जाता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम कह रहा है, तो इसमें कौन सा धातु रहेगा, तो पारा, क्या रहेगा, पारा, ठीक है। बल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है, प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है, साधारण गंधक मिलाया जाता है। बल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ साधारण गंधक को मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है, मतलब तुरंत जलने लगता है, तो ये हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। कौन फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, ठीक है, श्वेत फास्फोरस। लाल फास्फोरस का प्रयोग हम लोग दिया सलाई में करते हैं, लेकिन श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील है, तुरंत जल जाता है, ठीक है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो व्यस्क हो जाएगा इसमें से बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट क्या हो जाता है, बॉक्साइट। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लोहे का निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है, तो यह यौगिक देखिए यहाँ पर लोहे का निष्कर्षण चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट से साथ होता है, धातुमल कहलाता है। क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता है, ठीक है, धातुमल कहलाता है। किसी तत्व के गुणधर्म 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं अपरूपता। क्या कहलाती है, अपरूपता कहते हैं उसको। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाती है, तो अपरूप कहलाती है। जैसे कार्बन का 3 अपरूप है, ठीक है, एक है हीरा और दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है बंकमिस्टर फुल्लेरीन, ठीक है, ग्रेफाइट और तीसरा जो है सो बंकमिस्टर फुल्लेरीन, जिसका नाम है C60 नाम है उसका, याद रखिएगा। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मकता होती है। कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मकता होती है। लोहे एवं इस्पात में जंग को सुरक्षित रखने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की। जस्तीकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, जस्तीकरण किया जाता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, तो जिप्सम को। किसको, जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। अशुद्ध धातु बनाया जाता है एनोड पर। किस पर, तो एनोड पर। किस पर बनाया जाता है, एनोड पर बनाया जाता है, ठीक है, एनोड पर बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, लगा दीजिए, गर्दा छोड़ा दीजिए, ठीक है। जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न उष्मा आग की लौ कैसी होती है, तो उत्पन्न उष्मा आग की लौ जो होती है चमकीली उजला होती है। एक्वारेजिया, एक देखिए आ गया ना, रॉयल जल या एक्वारेजिया या अम्लराज, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा है HCl। अब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल NaHCl H2 HNO3 तो इसका अनुपात कितना होता है, देखिए 3 गो HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा है तो 3
और उसके बाद नाइट्रिक अम्लता 1, 3:1 हो जाएगा इसका आंसर, 3:1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार होती है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, जितना लंबा खींचेगा उसका तन्यता उतना ही उसका तन्यता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तन्यता कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 45। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? आघात वर्धनीयता। मतलब क्या है? वह जल्दी टूटेगा नहीं। धातु का गुण होता है जल्दी टूटेगा नहीं। जैसे लोहा को पीट पीट कर उसके दूसरे रूप में ढाला जाता है, ठीक है, लेकिन कार्बन को आप, कोयला को आप पीट कर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है भौतिक परिवर्तन के कारण, भौतिक परिवर्तन में। अब है क्वेश्चन नंबर 46। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। ठीक है, सोना से ज्यादा कोई तन्य धातु नहीं है। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो आपको हो जाएगा 1 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना में 1 किलोमीटर। इससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन आप लोग को अगर लगाने के लिए कहा जाए तो लगभग में 2 किलोमीटर ही लगाइएगा। ठीक है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, धातु है मरकरी यानी Hg80 पारा। Hg80 पारा जिसका प्रयोग हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। ठीक है, वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है? तो आयोडीन। क्या है? आयोडीन। ठीक है, ब्रोमीन द्रव धातु है। ठीक है, ये कार्बन ठोस अधातु है, ब्रोमीन द्रव धातु है, आयोडीन चमकीला धातु है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा। पदार्थ में हीरा। ठीक है, पदार्थ में हीरा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। अगला है अभिक्रियाशील। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है? अभिक्रिया, तो इसमें हो जाएगा अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सा सही है? तो देखिए यहां पर है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरम। ठीक है, तो सबसे मतलब क्या कह रहा है? क्रम में कौन सा सही है? इस क्रम में कौन सा सही है? देखिए मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील धातु है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम जिंक, जिंक से कम फेरम यानी लोहा। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद फेरम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? मतलब कौन सा इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें आपको हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। देखिए, और ये तो अभिक्रियाशील अभिक्रिया तो करता ही नहीं है। यहाँ पर भी देखिए सोडियम तो इसमें दिया हुआ नहीं है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, पीबी, प्लम्बम, सीसा। सीसा बहुत कम अभिक्रिया करता है किसी से, और सोना तो करता ही नहीं है। सोना तो करता ही नहीं है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या है 11 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 281, 281 बहत्तर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये देखिए तीसरा आवर्त में चला जाएगा, 1 2 3 तीसरा आवर्त में, और लास्ट वाला देखिए 1 है प्रथम वर्ग में। तीसरा आवर्त, थर्ड आवर्त और फर्स्ट वर्ग। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या आपको हो जाएगा 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। अगर इसके स्थान का पता करें तो 2 8 10 और 9 19, सॉरी 2 8 10, 10 8 18, 18 1 19, यानी 1 2 3 4 चौथा आवर्त में, अब पहला वर्ग में। चौथा आवर्त में 1 1 2 3 4 चौथा में, और पहला वर्ग में यहाँ पर आपको मिल जाएगा पोटेशियम। ठीक है, परमाणु संख्या 19 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या
ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। O ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8। अगर अब कक्षा की बात करें तो 2 और 8, सॉरी 2 और 6, 2 और 6 हो जाएगा इसमें, 2 और 6, ठीक है। दूसरा वर्ग में, दूसरा आवर्त छठा वर्ग में, छठा नंबर वर्ग में हो जाएगा। अब है क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, क्लोरीन की 17, ऑक्सीजन की 8, ठीक है। अब पोटेशियम का 19, ऑक्सीजन के 8, क्लोरीन का 17, ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें किया जाए तो 2 8 10, 10 7 17, यानी यह ऋणायन होगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसको क्या क्या कहते हैं, इसको विद्युत ऋणायन यानी अधातु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अधातु कहलाता है, ठीक है। हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। यह अक्रिय गैस है, यह एक अपवादित मतलब तत्व है जो अपने अष्टक को पूरा किए हुए, 2 ही तत्व है लेकिन फिर भी अपना अष्टक पूरा किए हुए हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो 2 8 8, 2 8 18, 18 2 20, ठीक है। यानी चौथा आवर्त के 1 2 3 4, चौथा आवर्त के दूसरा वर्ग में आ जाएगा, चौथा आवर्त के दूसरा वर्ग में आ जाएगा कैल्शियम। ये धनात्मक है, यह त्याग करने की प्रवृत्ति रखेगा, ठीक है। कितनी होती है, 20 होती है। अगर फास्फोरस की बात किया जाए तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। तो 2 8 10, 10 और 5 15, यानी ऋणायन होगा, यानी 3 गो इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, तो यह अधातु हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपको NaCl, आयनिक यौगिक NaCl का उच्च गलनांक कितना होता है, गलनांक कितना होता है, तो ये आपको याद करना होगा 1074, 1074, ठीक है, 1074 हो जाएगा। उसके बाद है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपको हो जाएगा निस्तापन। क्या हो जाएगा, निस्तापन, ठीक है, निस्तापन कहलाता है। उसके बाद आ जाता है सल्फाइड अयस्क को वायु में, सल्फाइड अयस्क को वायु में उपस्थित अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भर्जन कहते हैं, ठीक है, भर्जन कहते हैं। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। कार्बोनेट अयस्क को, कार्बोनेट CO3 अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी CO2 के रूप में। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। लेकिन सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड SO4, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, SO2 में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। सल्फाइड को भर्जन और कार्बोनेट को निस्तापन, ठीक है। उसके बाद लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतरी पदार्थ का चढ़ जाना क्या कहलाता है, तो उसे जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है, जंग लग जाता है। उसके बाद अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं धातुक्रम। क्या कहते हैं, धातुक्रम। जंग रोधी स्टील क्या होती है, तो जंग रोधी स्टील मिश्र धातु होती है। क्या होती है, मिश्र धातु होती है। उसके बाद आ जाइए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन होती है, तो फ्लोरीन होती है। क्या होती है, फ्लोरीन होती है, ठीक है, फ्लोरीन होती है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो आपको हो जाएगा एल्युमिनियम का ही। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एक और अयस्क होता है बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो लोहा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, लोहा, इसीलिए लोहा का प्रयोग अधिक किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो एक था सोडियम, एक था लिथियम। 2 गो तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और लिथियम, ठीक है। आपको हो जाएगा लोहे की फ्राइंग पैन से
जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? कौन सी विधि उपयुक्त है? तो आपको हो जाएगा पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, यानी गैल्वेनाइजेशन करके, यानी कि इनमें से सब सही हो। इनमें से सब सही हो, एकदम सही हो तो सही हो। निम्नलिखित में से कौन भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम हो जाएगा सबसे भारी धातु, यूरेनियम। ये आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं यूरेनियम जादूगोरा में। जादूगोरा में सबसे ज्यादा यूरेनियम का मिलता है। अब है एथेन का आणविक सूत्र। एथेन C2H6, C2H6। इसके बारे में हम अगले वीडियो में लाएंगे। ये हमारा आज पूरा सेशन खत्म हो चुका है। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए